हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे पहले तो माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं सुबह क्लास डालने वाला था 7 बजे। ठीक है ना दोस्तों। तो 7 बजे मैं किसी प्रॉब्लम के कारण आज क्लास नहीं डाल पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और मैं आपको क्लास अब शाम को 7 बजे प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए थे। ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार सोमवार 20 जनवरी की रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और ये कौन है? अपना भूरिया है। 47 नंबर का राष्ट्रपति बन गया। ये 45 नंबर का भी बना था और ये 47 नंबर का भी बन गया। ठीक है दोस्तों, ये भूरिया है। ये सजा पाने वाले भी पहला राष्ट्रपति है अमेरिका का। ठीक है दोस्तों। 46वें नंबर के कौन थे? जो बाइडन थे। आगे चलते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को क्या दिलाई? शपथ दिलाई। यह उनका दूसरा टर्म है। इससे पहले वे 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? 50वें नंबर का उपराष्ट्रपति जेडी वेस। ठीक है दोस्तों। जेडी वेस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में पहले शपथ ली। उसके बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलवाई गई। और किसने दिलवाई? सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स। यानी कि मतलब क्या है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हो चुके हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। सबसे बूढ़ा भी है, उम्रदराज भी है और बूरियो सजा पाने वाला भी है। ठीक है। और ये अपना बूरियो है, दूसरी बार राष्ट्रपति बन गया है। अमेरिका में 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है। कितने साल का? 4 साल का। 40 साल में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर हुआ है। क्यों हुआ है? ये ठंडी की वजह से हुआ है। इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रीगन का दूसरा शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय शामिल किए गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय मूल के शामिल है। विवेक रामास्वामी, कश्यप काश पटेल, जय भट्टाचार्य, श्री राम कृष्णन और हरप्रीत ढिल्लो और ऊषा वास। ऊषा वास तो क्या है? ऊषा वास तो उपराष्ट्रपति जो जेडी वास है ना, उसकी पत्नी है। उपराष्ट्रपति की पत्नी है। उपराष्ट्रपति की पत्नी है, वाइफ ऑफ उपराष्ट्रपति। ऊषा वास तो जेडी वास की पत्नी है। ये अमेरिका की दूसरी लेडी है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजीई का हेड विवेक रामास्वामी को बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है। इसका किसको बनाया गया है? हेड विवेक रामास्वामी को, जो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति, लेखक और पॉलिटिशियन है। कश्यप काश पटेल को एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। 44 साल के काश पेशे से एक वकील है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट जयंत भट्टाचार्य है। फिजिशियन भी है और इकोनॉमिस्ट भी है। जयंत भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड करने के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड करने के लिए। ऊषा वास अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वास की पत्नी है, यानी वो सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है दोस्तों। बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन, जो भारतीय मूल के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लो को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स नियुक्त किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर सिविल राइट्स किसे नियुक्त किया गया है? ढिल्लो को, एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लो को। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इससे पहले जान लेते हैं, देखिए इससे पहले क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 वर्ष का। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। ठीक है। और इसका
स्थापना कब मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को 1776 में, ठीक है दोस्तों। और 1784 में इनका संविधान बन गया था। सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, ओनली फॉर 7 अनुच्छेद है। लिखित संविधान है इनका, लिखित संविधान है, कितने अनुच्छेद है इसमें? ओनली फॉर 7 अनुच्छेद है, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे पुराना भी इनका ही है, सबसे पुराना लिखित संविधान भी इनका ही है, सबसे पुराना राइट्स कॉन्स्टिट्यूट इनका ही है, ठीक है। कौन से नंबर के बने हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 50वें नंबर का उपराष्ट्रपति जेडी वांस, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आईसीएसआई ने 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष चुना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी, आईसीएस क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने धनंजय सिंह को अध्यक्ष और पवन जी चंदक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन है? धनंजय शुक्ला जी है। इसको क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। किसका? आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी इंडिया, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। शुक्ला कॉमर्स लॉ में ग्रेजुएट, आईसीएसआई के फेलो सदस्य और गुरुग्राम में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। इनको आईसीएसआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईसीएसआई का अध्यक्ष नियुक्त धनंजय शुक्ला जी को। शुक्ला कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ और टैक्सेशन में एक्सपर्ट है। वे साल 2024 के लिए आईसीएसआई के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो उपाध्यक्ष था उनको क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। और पवन जी चंदक के कंपनी के सेक्रेटरी है, साथ ही लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर के एक्सपर्ट भी है। पवन जी को 2019-2022 के भी कार्यकाल के लिए आईसीएसआई के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए भी चुना गया और उन्हें 2019 में रीजन के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। और अब क्या बना दिया इसको? पवन जी चंदक साहब को क्या बना दिया? इसका उपाध्यक्ष। किसका? आईसीएसआई का, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अध्यक्ष कौन है? धनंजय शुक्ला, और उपाध्यक्ष कौन है? पवन जी चंदक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंजेल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। एंजेल वन कंपनी का नाम सुना होगा आपने, एंजेल वन। ये कौन है? अम्बरीश केंगे को अपना क्या बनाया है? सीईओ। एंजेल वन कंपनी है, एंजेल वन ने आपने खूब सुना है, ठीक है ना। तो एंजेल वन कंपनी ने भारत के लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म में से एक एंजेल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया है। वे मार्च 2025 से ग्रुप सीईओ का पद संभालेंगे। ये कौन है? अम्बरीश केंगे। इनको क्या बनाया गया है? एंजेल वन का सीईओ बनाया गया है। आगे चलते हैं। केंगे को फिनटेक, टेक्निकल और ई कॉमर्स सेक्टर में एक्सपीरियंस है। इससे पहले गूगल प्ले एपेक में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर की भूमिका में रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? अम्बरीश केंगे। कौन? अम्बरीश केंगे। और क्या बना दिया है इनको? अभी सीईओ नियुक्त दिया है। किसने? एंजेल वन ने। अम्बरीश केंगे ने कॉमकास्ट के लॉन्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गूगल टीवी में विकास महत्वपूर्ण योगदान दिया। गूगल से पहले अम्बरीश केंगे ने मंत्रा में चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर के रूप में काम किया है, ठीक है दोस्तों। तो एंजेल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना सीईओ नियुक्त किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है। क्या किया है? एनटीटी लॉकर पोर्टल। भारत सरकार ने एनटीटी लॉकर पोर्टल भारत सरकार ने 20 जनवरी को एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए किसके लिए चुना गया है? डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर इनिशिएट
एनटीटी लॉकर। क्या है ये? एनटीटी लॉकर। एनटीटी लॉकर भारत सरकार ने किसके लिए? एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एनटीटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने एनटीटी लॉकर डेवलप किया है। एनटीटी लॉकर को डेवलप किसने किया है? नेशनल ई गवर्नेंस ने। नेशनल ई गवर्नेंस ने एनटीटी लॉकर को डेवलप किया है। और ये किसके तहत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है ना, अश्विनी वैष्णव जी, जो अपने क्या है? रेल मंत्री भी है वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय जो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, उनके तहत आने वाले कौन? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने एनटीटी लॉकर तैयार किया है और भारत सरकार ने इसको 20 जनवरी को लॉन्च कर दिया है। और एक क्यों लॉन्च किया है? एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। एनटीटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो किसी बिजनेस, स्टार्टअप, ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तमाम दस्तावेजों के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन को आसान बनाता है। इससे सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेजों को रियल टाइम में देख और जांच सकते हैं। इसमें आधार की मदद से तय करने की व्यवस्था है कि किसे क्या एक्सेस करना है ताकि जवाबदेही बनी रहे। किसे क्या एक्सेस करना ताकि जवाबदेही बनी रहे। इसमें दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 10 GB तक का सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था है। इसमें दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कानूनी रूप से मान्य डिजिटल सिग्नेचर की भी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि केंद्र ने पीएम जनमन पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। पीएम जनमन, पीएम जनमन। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्या किया गया है? जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन क्या होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। पीएम का मतलब तो प्रधानमंत्री, जन का मतलब जनजाति। ठीक है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया गया है? जो जनजाति मामले के मंत्री है, जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। जुएल ओराम क्या है? जनजाति मामले के मंत्री है। और इन्होंने पीएम जनमन में पर जिला अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ किया गया है सबके बारे में आपको दिखाते हैं। सम्मेलन में पीएम जनमन के तहत 6 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र शामिल है। क्या क्या? आवास, सड़क, आंगनबाड़ी के स्कूल, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र शामिल है। इस कार्यकाल में 18 राज्यों के 88 जिले शामिल हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होगा कि जो पीएम जनमन है, क्या है? पीएम जनमन के लिए जो जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें कितने जिले शामिल किए गए हैं? कुल 88 जिले शामिल किए गए हैं। 88 जिले शामिल किए गए हैं। कितने राज्यों के? 18 राज्यों के। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा जरूर। राष्ट्रीय जनमन सम्मेलन, राष्ट्रीय जनमन के लिए जिला अधिकारियों का जो सम्मेलन किया गया था राष्ट्रीय, उसमें 18 राज्यों से कितने जिले शामिल हुए? 88 जिले शामिल हुए। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में पीएम जनमन की शुरुआत की थी। तो पीएम जनमन की शुरुआत कहाँ की गई थी? झारखंड में। पीएम जनमन की शुरुआत कहाँ हुई थी? झारखंड में हुई थी। जनजाति गौरव दिवस के दिन। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, दिवस के अवसर पर झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन की शुरुआत की थी। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएम जनमन का लाभ सम्मेलन में शामिल सभी 18 राज्यों के हर व्यक्ति तक पहुंचे। 18 राज्यों के कितने जिले? 88 जिले शामिल है। और इसकी स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? झारखंड से हुई थी। पीएम जनमन की शुरुआत झारखंड से की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिमाचल के मनाली में विंटर कार्निवल शुरू। हिमाचल के कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में 20 जनवरी से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। क्या? विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। कहाँ? हिमाचल के मनाली में। और हिमाचल प्रदेश के ये क्या कौन है? सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है जो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मनाली
कार्निवाल 20 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा। मनाली कार्निवाल कितने तारीख तक? 20 से 24 जनवरी तक। विंटर कार्निवाल के पहले दिन 275 से अधिक महिला मंडलों ने विभिन्न विषयों को लेकर माल रोड तक झांकियां भी निकाली। कार्निवल में लोक नृत्य, फैशन शो, फिल्म, डांस समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विंटर कार्निवल में इस साल शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। विंटर कार्निवल में शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। सोलगनाला की स्की ढलान पर 22 से 24 जनवरी तक विभिन्न वर्ग की स्कीइंग और स्नोबोर्ड प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आगे क्या है कि आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है? कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना। और ये क्या था? हिमाचल में। विंटर कार्निवल कहाँ का है? विंटर कार्निवल हिमाचल का। ठीक है ना। और फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी के क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? आंध्रा में। ये याद रखने की बात है, पुलिकट झील आंध्रा में है, फ्लेमिंगो उत्सव आंध्रा का है। ठीक है। नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये भी आंध्रा में। नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी, पुलिकट झील दोनों आंध्रा में है। फ्लेमिंगो उत्सव वहीं मनाया गया है। इस आयोजन ने कई पर्यटकों, विशेष रूप से पक्षी पर्यवेक्षकों और फोटोग्राफरों को आकर्षित किया है और इसे एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया है। एक बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया है। समारोह में मंत्री अन्नम रामायण रेड्डी और अन्नानांगी सत्याप्रदा ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण सिंह जी, जिन्होंने महोत्सव को पुनर्जीवित किया था जो कुछ समय से निष्क्रिय था। मतलब फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश में मनाया गया फ्लेमिंगो महोत्सव, पुलिकट झील और नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी के ऊपर मनाया गया। ठीक है। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 20 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? महोत्सव का उद्देश्य पुलिकट झील और नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी की जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। मंत्री और भागीदारी, वहाँ के जो मंत्री थे कौन? अन्नम रामायण रेड्डी और अन्नानांगी सत्याप्रसाद। पर्यटकों की भागीदारी, प्रकृति ट्रेलर्स, पक्षी पर्यटन सत्र, फोटोग्राफी अवसर आदि वहाँ पे आए। और भविष्य की क्या योजना? सरकार फ्लेमिंगो महोत्सव को एक नियमित कार्यक्रम बनाने की योजना बना रही है, जिससे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और संरक्षण शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, पुलिकट झील और नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी पे हुआ। नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी भी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने हेतु, लेन देन में धोखाधड़ी रोकने हेतु, किसमें? लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के हेतु 1600 नंबर श्रृंखला से ही कॉल करे, आरबीआई ने कहा है। ये बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेन देन और धोखाधड़ी में। लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने नंबरों पर कॉल करने की बात, कितने नंबर की कॉल करने के लिए कौन से नंबर जारी किए गए हैं? तो आपको क्या पता करना है? 1600 नंबर जारी किए हैं। किसने किए हैं? आरबीआई ने की है। बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ये आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंकों और अन्य विनिमय संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए विशेष रूप से 1600 नंबर सीरीज का उपयोग करें। प्रचारात्मक संचार के लिए 1400 सीरीज का उपयोग किया जाना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल लेन देन की सुरक्षा को बढ़ावा देने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए किया गया। यानी कि 1600 सीरियल का नंबर होगा और जो 1400 सीरियल का नंबर होगा, इससे ही बैंक क्या करे? ग्राहक से बात करे। बाकी अदरवाइज कोई भी नंबर से कॉल आएगा तो बैंक के बारे में कुछ बोले तो उसको फर्जी माना जाए। इनका कहना है, किनका? आरबीआई, लॉर्ड साहब बैंकों के बैंक का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। समय सीमा इसकी 31 मार्च 2025 तक धोखाधड़ी रोकथाम के लिए ये बनाया गया है और निगरानी बैंकों को ग्राहक मोबाइल नंबर अपडेट और सत्यापित करने
होंगे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर और रेवेन्यू सूची MNRL यह एक उपकरण है जो सुनिश्चित करने के लिए केवल वैध मोबाइल नंबरों का ही उपयोग हो। DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को नंबर सत्यापन की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। DIP को तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? नंबर सत्यापन के लिए। बैंक और अन्य विनिमय संस्थाओं को इन निर्देशों का पालन करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक और न्यूज RBI से ही। RBI ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए नई सलाहकार समिति का गठन किया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए, बैंक खोलने के लिए जो लाइसेंस मांगते हैं ना, बैंक खोलने के लिए जो लाइसेंस मांगते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बैंक होते हैं वो बैंक खोलने के लिए लाइसेंस मांगते हैं, उनके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समाचार में क्यों है? RBI ने MK जैन की अध्यक्षता में, इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? MK जैन, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये RBI है, ठीक है ना। रॉयल बंगाल टाइगर के साथ में पाम का पेड़ इनके लोगों में है ये। RBI ने जो सलाहकार समिति है बैंकों के लाइसेंस के लिए सलाहकार समिति है, लाइसेंस सलाहकार समिति, लाइसेंस सलाहकार, RBI की लाइसेंस सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? MK जैन। एक नया स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी गठित किया है जो यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेगा। वर्तमान में जिन आवेदकों पर विचार किया जा रहा है उनमें अन्नपूर्णा फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और VFS कैपिटल शामिल है। MK जैन पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं RBI बैंक के, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में ही सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कौन, सदस्य भी है? रेवनाथ अय्यर, पार्वत्य V सुंदरम, हेमंत जी, कॉन्ट्रैक्टर NS खन्ना आदि है। लेकिन अध्यक्ष पूछेगा आपके से कि RBI ने लाइसेंस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? MK जैन साहब को। कार्यकाल कितना? 3 साल का होगा। इस सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। RBI की सलाहकार समिति, लाइसेंस सलाहकार समिति, RBI की लाइसेंस सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने साल का होगा? कार्यकाल 3 साल का होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आपको कुछ नॉलेज देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और 1947 में 1949 में इसका क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है ना। और पहले इसके जिस टाइम पे बना था तो उस टाइम पे इसके कौन बने थे? गवर्नर कौन थे? RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और आज़ादी के बाद कौन थे? आज़ादी के बाद थे CD देशमुख, ठीक है ना, देशमुख। तो ध्यान रखना, RBI के पहले ओसबोर्न स्मिथ, आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पूछे तो CD देशमुख। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनके जो ये लोगो है इसमें ताड़ का तो पेड़ है, ये पेड़ किसका है? ताड़ का पेड़ है। और रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है दोस्तों। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। और ये नोट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। 1 रुपए के वित्त मंत्रालय के सचिव की साइन होता है, 1 रुपए पे, बाकी सब पे RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। प्रेजेंट में RBI का गवर्नर कौन है? संजीव खन्ना, ठीक है ना, राजस्थान के हैं वो। आगे चलते हैं। आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी के दिन मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का क्या था? स्थापना दिवस था। हर साल 21 जनवरी को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपने राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब उन्होंने 1971 के उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है ना। पूर्वोत्तर के राज्य हैं
पूर्वोत्तर के राज्य हैं कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों का निवास। मेघालय को बादलों का निवास कहलाने वाला मेघालय 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना था, जिससे उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता मिली थी। मेघालय बादलों का निवास कहा जाता है। ठीक है, राज्य का यह सफर 2 अप्रैल 1970 को एक स्वायत्त राज्य के रूप में शुरू हुआ था, जब यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स जिलों का संगठन हुआ था। अब आप ये बात सोच लो, क्वेश्चन आते हैं भर भर के, सब में आते हैं, रेलवे में भी आते हैं कि खासी, जयंतिया हिल्स, गारो, खासी, गारो, जयंतिया हिल्स, खासी, गारो, जयंतिया हिल्स, कौन कहाँ पे पाई जाती है जनजातियाँ? मेघालय में पाई जाती है। ठीक है ना, ये याद रखने की बात है। खासी, गारो, जयंतिया और हिल्स ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है। बादलों का निवास मेघालय को कहा जाता है। त्रिपुरा आदिवासी गैर आदिवासी संस्कृतियों का मिश्रण है। त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और ये आदिवासी और गैर आदिवासी का मिश्रण है। त्रिपुरा आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृतियों के अद्वितीय मिश्रण के साथ एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रखता है। 1949 में विलय समझौते के माध्यम से त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना। कब बना? 1949 में। और 1971 के उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। मणिपुर भारत का गहना। मणिपुर को भारत का गहना कहा जाता है। खासी, गारो, हिल्स और जयंतिया, खासी, गारो, जयंतिया और हिल्स जनजाति कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में आते हैं, जो पिछले बहुत दिनों से, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत अमन सहन होता है, भारत का गहना कहा जाता है मणिपुर को। बादलों का निवास मेघालय को, भारत का गहना मणिपुर को। भारत के गहने के रूप में जाने जाने वाला मणिपुर एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रखता है, जो अपनी पारंपरिक कला, नृत्य और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद यह राज्य भारत का हिस्सा बना और 21 जनवरी 1972 को यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर सका। स्वतंत्रता से पहले मणिपुर महाराजा बोध चंद्र सिंह के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। स्वतंत्रता से पहले मणिपुर के महाराजा का नाम क्या था? महाराजा बोध चंद्र सिंह। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है ना, मणिपुर के महाराजा कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे। आज़ादी की पूर्व संध्या पर महाराजा ने भारत सरकार के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत संघ में शामिल होने की सहमति दी गई। हालांकि मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय को लेकर मतभेद थे। अंततः 1949 में एक विलय समझौते के माध्यम से मणिपुर को आधिकारिक तौर पर भारत संघ में शामिल किया गया, और मणिपुर को भारत का गहना के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर के राजा का नाम क्या है? महाराजा का नाम बोध चंद्र सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोध चंद्र सिंह मणिपुर के कौन थे? महाराजा थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने, भाई साहब ये क्या कर दिया रे, कब कर दिया तूने? चीन ने दुनिया के सबसे लंबी सुरंग का अनावरण कर दिया, उद्घाटन भी कर दिया। लो चांग चुंग चुंग चो, ये भाषा लिख रखी है इन्होंने, चांग चुंग चुंग चो, कुछ पता ही नहीं क्या लिख रखा, आप जानते ही नहीं है। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण कर दिया। चीन ने तियान सान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। नाम क्या है इसका? तियान सान सेंगली सुरंग। नाम क्या है? तियान सान सेंगली सुरंग। देखिए, तियान सान सेंगली तू सांसु सूगली। चीन ने तियानशान सुरंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह बुनियादी ढांचे के विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा करती है। इनका नाम ही चांग चुंग चुंग चिंग है। तो तियानशान सेंगली क्या बनाई है उन्होंने? एक सुरंग बनाई है। इस सुरंग का नाम तियानशान सेंगली सुरंग है, जो जिनजियांग के उइगर क्षेत्र में, जिनजियांग में है। तियानशान सेंगली सुरंग जिनजियांग में चीन की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपसे नाम पूछेगा चीन की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है, तो तियानशान सेंगली। या फिर पूछेगा कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग किसने बनाई है? चीन ने बनाई है। कौन सी बनाई है? तियानशान सेंगली। कहाँ बनाई है? जिनजियांग में बनाई है। बस, बाकी बात खत्म। चीन ने जिनजियांग में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया, और ये कितने किलोमीटर है? 22.13 किलोमीटर है। ये भी पूछ सकता है कि कितनी लंबाई की है। 22.13 किलोमीटर, ये याद रखना। जिनजियांग में ये बनाई गई है,
उरी मची यूली एक्सप्रेस है, अभी इनसे तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। 22.13 किलोमीटर की है, जिंजियांग में बनाई है, तियानसांग सेंगली सुरंग बनाई है। ठीक है, सबसे लंबी है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। भाई साहब, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने कि कौन सी बार? 5वीं बार। और क्या जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर खिताब जीत लिया। कहाँ जीता है ये? वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में जीता है। किसको हराया है? विदर्भ को हराकर। आपसे पूछेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है, 5वीं बार जीती है, वडोदरा में जीती है और विदर्भ को हरा करके जीती है। ठीक है, 5वीं बार ये ट्रॉफी जीत ली, कर्नाटक ने जीत ली, विदर्भ को हराया है, वडोदरा में इसका आयोजन हुआ था। आगे चलते हैं। ये देखो, ये इजरायली सेना के चीफ ने इस्तीफा दिया है। भाई साहब, इजरायली सेना के चीफ ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया कि अपन से नहीं संभले रे बाबा, अपन से ना संभले भाई। क्यों किया अभी इसने ऐसा? इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी अपने को मैं आपको बताता हूँ। हमास के हमले को न रोक पाने की जिम्मेदारी ली है और 6 मार्च को पद छोड़ देंगे। इनका नाम क्या है? हरजेई हवेली। अरे भाई, अभी तो 6 मार्च, अभी तो फरवरी पूरा रहेगा। क्या करेगा तू फरवरी तक रहकर? ये बता। जब इस्तीफा ही दे दिया तो क्यों बन रहा है फिर फरवरी तक? इजराइल डिफेंस के फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजेई हलेवी जलेबी बड़ रखते थे नाम आपका सर, जलेबी रखते थे आपके नाम। तो इजरायली सेना के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। हरजेली हलेवी है इनका नाम। और हमास के जो घटना हुई थी उसके 7 अक्टूबर 2023 से इनके बीच में युद्ध चल रहा था। अब इनकी पूरी कहानी देख लीजिए, बायोडाटा। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग। 7 अक्टूबर 2023 से चल रही थी और हमास ने इजराइल पर हमला किया। इससे 1139 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इजराइल एक यहूदियों का देश है। किसका देश है? यहूदियों का देश है। ये पहले नहीं था, फिलिस्तीन था। पहले कौन सा देश था? पूरा फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन में कौन यहूदी जाके बस गए और इन्होंने धीरे धीरे क्या बना लिया? एक फिलिस्तीन अलग देश बन गया और इजराइल अलग देश बन गया। ठीक है ना? तो फिलिस्तीन छोटा रह गया, इजराइल बड़ा रह गया और फिलिस्तीन का ही एक आतंकवादी संगठन माना जाता है उसको, हमास को। ठीक है, तो हमास ने इस पर आक्रमण किया और किसको लिया? गाजा पट्टी शहर को लेकर किया गया। गाजा शहर में एक क्या है? वहाँ पे एक वो है, मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद। तो उसको यहूदी तो बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए है, हमारी है। और ये जो फिलिस्तीनी है वो बोलते हैं कि हमारी है। मुसलमान है फिलिस्तीन, तो वो बोलते हैं कि हमारी है। ठीक है ना? तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? इजराइल में है। ठीक है ना? अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? इजराइल में है। इजराइल और गाजा शहर इजराइल में। गाजा पट्टी के पास में ही हमास है। गाजा पट्टी के पास में ही एक छोटा सा में इधर हमास है। तो इजराइल ने गाजा शहर पर एयर स्ट्राइक की। इसमें करीब 700 लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने तो गाजा पर कर दी और हमास ने इजराइल पर किया। तो ये कब से चल रहा है? 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका क्या हो गया? सीज फायर का प्रस्ताव मंजूर किया था 6 मई 2024 को, लेकिन नहीं माना था। लेकिन अब वापस से इन्होंने क्या कर दिया? सीज फायर का प्रस्ताव जारी कर दिया। 2 दिसंबर 2024 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भाई इससे तो अच्छे डरते हैं। ये अपना कौन है? बूरिया। ये अपना बूरिया है जो राष्ट्रपति बन गया 47वें नंबर का वापस से। तो इससे डरेंगे। तो इसने चेतावनी दे दी थी कि युद्ध खत्म कर देना चाहिए। पहले शपथ से पहले ही बोल दिया था कि युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। तो भाई साहब, इन्होंने युद्ध खत्म कर लिया और इन्होंने सीज फायर कर लिया और आपस में जो कैदी बंदी बना रखे थे उनको भी आपस में छोड़ दिया गया है। ठीक है ना? तो हरजेई हलेवी वहाँ के चीफ इन कमांडर थे, सेना के चीफ थे। तो इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दिया कि अल अक्सा मस्जिद का विवाद है, जो कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद इजराइल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहूदियों का देश है इजराइल। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, पूरा ख़त्म हो गया। तो सभी को लिए थैंक यू। पहले तो सभी के लिए थैंक यू और सभी के लिए सॉरी। थैंक यू और सॉरी। क्यों सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि
मैंने सुबह में क्लास नहीं दे पाया 7:30 बजे तक, इस वजह से। तो अब आपको इसको 7 बजे आपको एक क्लास मिल गई है, आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को राम राम, ठीक है दोस्तों। मैं इतना ही कहूँगा। और आरआरबी, आरआरसी ग्रुप डी, GROUP ग्रुप डी की भर्ती 32,438 पोस्टें आ चुकी है, ठीक है ना। 32,438 पोस्टें आ चुकी है। फॉर्म 23 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे। आराम से तैयारी करो। अब मैं आपको धीरे धीरे करंट रोज पढ़ाता ही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको मैथ भी के भी वीडियो में अपलोड करता हूँ। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करो, और 1000 सब्सक्राइब जल्दी करवाओ, जिससे मैं लाइव आने लग जाऊँ। भाई 1000 सब्सक्राइबर आप करवाओगे तो मैं लाइव आने लग जाऊँगा ना। तो 1000 सब्सक्राइब करवाओ। अभी तो कितने से सब्सक्राइब हुए हैं, तो इसलिए आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सभी भाई क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।